दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। इस चैप्टर से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो भी बता देते हैं। इस चैप्टर से 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर का और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का और 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का। ये सर टोटल 5 नंबर का चैप्टर है, तो उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। इसमें से छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे तो छोटों के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है कि वैश्वीकरण का अर्थ है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। दूसरी मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, मतलब जो दूसरे से देश है उनके साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मिलाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध को हटाना। उदारीकरण का एक ही मतलब है कि जो सरकार है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या राष्ट्रीय व्यापार है, उसके बीच में जो अवरोध प्रतिबंध है उसको हटाना है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती है। ठीक है, भारत की जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। तो वे कौन से तरीके हैं जिससे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं? पहला, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। ठीक है, स्थानीय कंपनियां होती हैं ना, स्थानीय कंपनियां, इनके साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक और धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त हो। जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको बेचेंगे या सरकार उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, उससे उस कंपनी को धन प्राप्त होगा और उससे वो अधिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करेगी। स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार, और छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। ये सब क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटी कंपनियों के साथ करती है। ठीक है, आगे क्या है कि स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों के इस्तेमाल करके कोई स्थानीय कंपनी के निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर राष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों तक उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिससे दूर दूर तक स्थानीय कंपनियों में उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण किस प्रकार है कि एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तु व सेवाओं का आयात निर्यात को एक शब्द में क्या कहते हैं? विनिमय। तो एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय, ये विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण करता है। वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन, और बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। 2 बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। ये सभी बाजार में विदेशी व्यापार का एकीकरण है।
आगे देखो कि दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाई आप ही जानते हो कि कंपटीशन के बिना कुछ नहीं है। तो और इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने के लिए एकीकरण में सहायक होता है। ठीक है। अब व्यापार अवरोधक तथा इनका महत्व क्या है। व्यापार अवरोधक का क्या मतलब हुआ कि वे क्रियाविधि जो व्यापार को रोकती है। ठीक है। व्यापार को कौन कौन रोकता है कि वे नियम तथा कानून जो देश के आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं। समझ गए। वे नियम और कानून जो वस्तु के विनिमय पर अंकुश लगाते हैं देशों के। ठीक है। सरकार व्यापार अवरोधकों का प्रयोग विदेशी व्यापार की कटौती करने तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा व्यापार पर अवरोधक होंगे उतना ही बढ़ावा मिलेगा जो लोकल कंपनीज है उसे। ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो बने रही, क्योंकि ज़्यादा नंबर का है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हम यहाँ अब विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई जहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, सड़क, परिवहन, भंडारण और मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है। तो ये सभी कर रही हैं भारतीय सरकार। आगे देखो। अब देखो वैश्वीकरण के भारत पर क्या प्रभाव है। ये देखो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसी ने सोचे ना है। ठीक है। तो भाई यहाँ आ जा। तो क्या प्रभाव पड़ते हैं वैश्वीकरण के भारत पर। तो स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच में बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। जब यहाँ के लोकल कंपनीज प्रोडक्ट बना रही थी तो वे जैसा भी प्रोडक्ट मतलब जैसी भी वस्तु बनाए तो लोगों को खरीदनी होती थी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होते थे। और अब उनके पास विकल्प बहुत है। तेरी कंपनी का नहीं तो दूसरी कंपनी का। देखो विकल्प के अभाव में हम टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं, क्योंकि पहले टूथपेस्ट का एक ही ऑप्शन होता कोलगेट। अब पतंजलि बहुत सारे आ गए हैं, कोई एक का नाम ही कह ले। तो पहले एक ही था तो इसलिए अब हम इसे कोलगेट कहते हैं। रियल में इसका नाम टूथपेस्ट है और ये कंपनी है कोलगेट, जिसलिए हमें उसको कोलगेट कह रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास विकल्प नहीं थे। ठीक है। उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है। ठीक है। विकल्प है और वे अब ये IPL वाले परेशान करते बैठे। और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई है, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है और इन कंपनियों में नवीनतम औद्योगिक और प्रणाली से निवेश कर उत्पादन मानकों को उठाया है। ठीक है। बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग्य मिला है, क्योंकि पहले वो ये सोचती थी कि हमारे लिए भारत बहुत है। जब भारत ने दूसरों के लिए रास्ते खोले तब भारतीय कंपनी भी विदेशों में जाती है, वहाँ पर व्यापार करती है। ठीक है। देखो ये प्रश्न आया आपके लिए, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। अब पढ़ाई तो वैसे भी जो बच्चे कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, पर जो नालायक अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ाई चालू कर दो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, देश को संभालो। ये क्या प्रश्न है
कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वे कंपनी होती है जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती है, और इसी प्रकार साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था को सामंजस्य पैदा करना। ठीक है, और ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप खुद देख लो, और ये इनके आंसर्स है और इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो और आज मेरा थोड़ा जुकाम है इसलिए तो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, और ठीक ठाक आप समझ गए होंगे, ऐसे कोई भारी प्रश्न लाए नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 10 मिनट तक ही बनाना पड़ता है, ज़्यादा बनाते हैं तो भाई आपके लिए हो जाता थोड़ा लंबा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, 1 मई आ रही है और 1 मई को 11th का न्यू बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 11th का न्यू बैच, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर दो। ये एकदम फ्री है और यूट्यूब पे मिल रहा है ओनली फॉर। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बैच को ज्वाइन करो और कुछ नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।